Hello student, how are you? Today I am going to start new chapter chemical kinetics. I hope in summer vacation you have completed your work whatever I have given, and also I have completed three chapters of first book, solid state solution, and chemistry, electrochemistry, and I hope you all have completed the notes whatever I have given. Now today I will start chemistry for chemical kinetics. Why we should learn this chapter? आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जो स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ें। हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में देखते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हुए देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे कि रस्टिंग होती है, देख लेते हैं हम लोग। ये देखते हैं नई नई लीव्स प्लांट्स में निकलती हैं, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हम लोग अपनी लाइफ में, अगर जैसे कि अगर हम लाइम स्टोन को देखते हैं पानी के साथ रिएक्शन करते हुए, कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं रिएक्शन करते हुए, तो ये सारे रिएक्शंस के अपनी एक टाइमिंग होती है, लिमिट होती है। केमिकल्स काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मीन्स क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम लोग जानेंगे कि रिएक्शन का रेट क्या है। तो पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि किस रिएक्शन का हम रेट डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कि अगर जैसे कि रस्टिंग होती है, रस्टिंग का प्रोसेस है। अब हम कोई एक नया न्यू आयरन नेल लाए या आयरन रॉड है, जो भी आयरन विंडो है, तो हम लोग देखते हैं कि मॉइस्चर गेन करके तुरंत उसके अंदर रस्टिंग नहीं होती है। ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, इट विल टेक सम ईयर और सम डेज। ओके, तो उस रिएक्शन का रेट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? मैं ही कर सकते हैं। जैसे कि कोल है, डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। कोल क्या है? डायमंड में कन्वर्ट होता है। तो क्या है उसका रेट ऑफ रिएक्शन? हम डिटरमाइन नहीं करते हैं, कर सकते हैं। प्लांट में फोटोसिंथेसिस अगर होती है तो डे टाइम में दूसरे रिएक्शन होते हैं, नाइट टाइम में रिएक्शन दूसरे होते हैं। तो उस कंडीशन में दोनों रिएक्शन मिला के तब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है, तो पूरा डे लग गया, तो भी हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो वेरी स्लो होते हैं। तो स्लो रिएक्शन के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, हम उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा जो हमारा है, या तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा हो। फास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम एसिड और बेस को आपस में मिला दिए, जो आयनिक रिएक्शन होते हैं, या लाइट के प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, वो सारे रिएक्शन क्या होते हैं? इतने फास्ट होते हैं कि हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते कि कब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। पता ही नहीं चलता कि कब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे कि अगर हम 1 मोल HCl 1 मोल NaOH लिए, दोनों को हमने क्या किया? मिक्स किया, तुरंत देखते हैं कि साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। अब उसको हम उसका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है, इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। तो एक तो हो गया फास्ट रिएक्शन, एक हो गया स्लो रिएक्शन। इन दो रिएक्शंस के हम कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, कभी रेट नहीं निकाल सकते। तो फिर किस तरह के रिएक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसके लिए आता है मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। मॉडरेटली स्लो रिएक्शन का मतलब हुआ कि ऐसे रिएक्शन जो 1 2 3 स्टेप में होते हो। अब उस 3 स्टेप में कोई एक स्टेप स्लो स्टेप होगा, पक्का है कि स्लो स्टेप होगा।
और उस स्लो स्टेप का हम जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मॉडरेटली स्लो रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम बर्न करते तो उसका रेट हम रिएक्शन निकाल सकते हैं जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बच्चों एक बार फिर से बता दें कि हमें तो पहले केमिकल काइनेटिक्स में जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, उसका रेट पढ़ना है, और उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन क्या है, ये हम केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू जानते हैं। जैसे हम लोग कोई मेडिसिन अगर लेते हैं तो उसका अपना एक लाइफ टाइम होता है, उसका अपना एक काइनेटिक्स होता है कि मेम्ब्रेन के साथ कैसे कब कितने समय में इंटरेक्ट करता है। ठीक है। अब एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर का, प्रोटीन का डाइजेशन करना है, फैट का डाइजेशन करना है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना है, तो एंजाइम्स वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। तो वो सारे रिएक्शंस की काइनेटिक्स होती है। उस काइनेटिक्स के बेस पर हम उनका मैकेनिज्म जान पाते हैं कि किस तरह से वो रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना है तो उसका हमें काइनेटिक्स भी जानना होगा, केमिकल काइनेटिक्स भी जानना होगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हम किस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करें। अब रिएक्शन तीन हो सकते हैं, तीन तरह के हो सकते हैं। तो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है वो, जैसे हमने एक एग्जांपल दे दिया क्या, कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ले लें, 1 मोल HCl ले लें, या 2 मोल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, 1 मोल H2SO4 ले लें, तो तुरंत साल्ट फार्मेशन होता है। ये आयनिक रिएक्शंस होते हैं। अब इस आयनिक रिएक्शंस के हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? इसलिए कि रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। अब रिएक्शन फास्ट होता है तो हम कब उसकी टाइमिंग सेट करेंगे? हमने तो एक तरफ मिलाया, उधर रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो फिर तो ऐसे आयनिक रिएक्शन, अब जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, तो कैसे उसका रेट हम डिटरमाइन करेंगे? क्योंकि इनको तो कंप्लीट होने में 10⁻⁻12 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो वो रिएक्शन का हम रेट कैसे पता करेंगे? नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा होता है कि स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन तो भाई इतना स्लो रिएक्शन हो, इतना स्लो हो कि बैठ कर के हम इंतज़ार करते रहें। जैसे कि अगर रस्टिंग ऑफ आयरन को ही देख लें, तो हम एक आयरन की रॉड लाए, अब उसको मॉइस्चर में छोड़ दिए, बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये इसके अंदर रस्टिंग होगी। अब रस्टिंग शुरू होते होते 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है। तो कब हम रेट डिटरमाइन करेंगे कि किस स्टेप में हम रेट डिटरमाइन करेंगे? डायमंड का जो फॉर्मेशन प्रोसेस होता है कितना स्लो प्रोसेस होता है, कितने समय में होगा और कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे? फोटोसिंथेसिस पूरे दिन भर में हो जाती है, कहने का मतलब है कि सुबह के समय में फोटोलिसिस होता है, रात के समय में जो है कि कन्वर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। तो अब पूरा दिन 24 घंटे उसके टाइम लग गया, अब उसमें रेट क्या निकालेंगे, किस स्टेप का रेट निकालेंगे? तो बहुत अगर स्लो रिएक्शन है, बहुत फास्ट रिएक्शन है, तो उसका हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं अब उसमें, क्योंकि टाइमिंग बहुत लॉन्ग टाइम लगने वाला है, मिनट टू ईयर भी होने वाला है, तो हम उस स्लो रिएक्शन का रेट नहीं निकाल सकते। अब इन दोनों के बीच में आ जाता है मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि जहाँ इंटरमीडिएट रिएक्शन ज़रूर होता है। इंटरमीडिएट अगर रिएक्शन होता है, अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन रहा है, सल्फ़र या सल्फ़र ऑक्सीजन करके सल्फ़र ऑक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कर रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन, ये सारे रिएक्शंस के हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि ये मॉडरेटली स्लो होते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने जान लिया
कि केमिकल काइनेटिक्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं केमिकल्स के, तो हमें वहाँ केमिकल काइनेटिक्स तो जानना पड़ता है कि कौन सा रिएक्शन कितनी देर में होगा। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स नहीं जानेंगे तो उस फील्ड में, उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब रेट अगर हमें निकालना है तो रेट के बेसिस पे हम देखते हैं 3 तरह की रिएक्शन होता है। फास्ट रिएक्शन होता है, स्लो रिएक्शन होता है, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन होता है। तो अब जो मॉडरेटली स्लो रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शंस के हम रेट निकाल सकते हैं। तो अब एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? तो रेट का मतलब होता है कि अब जैसे कि अगर हम कोई दौड़ कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हम किसी गिवन टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस हमने कवर किया। हमने पहले बता दिया कि केमिकल काइनेटिक्स है, तो काइनेटिक्स क्या है? एक तरह की मोशन है। तो यहाँ हमें केमिकल का मोशन देखना है, तो कितना डिस्टेंस जाएगा वो नहीं देखेंगे, कितने गिवन टाइम के अंदर कितना कंसंट्रेशन कम हो गया या ज़्यादा हो गया। अब अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो उसका टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होगा तो कम होगा, और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड में बस फ़र्क क्या है कि स्पीड में हम डिस्टेंस ले लेते हैं, और रेट यहाँ पे अगर रिएक्शन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना चेंज होता है गिवन टाइम में वही होता है। वहाँ पे मीटर पर सेकंड आता है, तो यहाँ पे हमारा मोल पर लीटर पर सेकंड आता है। तो सेम यहाँ पे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बच्चों? गुड, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो यूनिट क्या होगा? अगर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ है तो क्या मतलब? मोल पर लीटर। और कितने समय में चेंज हो रहा है? पर सेकंड हो गया। तो एक्सप्रेशन इसके लिए हमें यूनिट क्या हो गई? अगर कंसंट्रेशन के टर्म में लेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड होगा, और अगर प्रेशर के टर्म में लेंगे, अगर कोई गैसियस रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए एटीएम पर टाइम या एटीएम पर सेकेंड ले सकते हैं। तो अब इस तरह से कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर टाइम पर यूनिट टाइम टेकन। आई थिंक अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, अब जरा एक बार फिर से फिजिक्स से हम कंपेयर करते हैं। अगर हम एक स्पीड निकालते हैं, हमने कुछ दूरी तय की डिफरेंट टाइम में, तो अब उस डिफरेंट टाइम इंटरवल में अगर डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया है, तो अगर हमें टोटल स्पीड उसकी निकालनी होगी तो क्या करेंगे? एवरेज एक निकाल लेंगे, उसका क्या करेंगे? एवरेज कर लेंगे। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में कितना गया होगा उससे हमें मतलब नहीं है। इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, फिर उसमें हमने टाइम से डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्या हो गया? एवरेज रेट हो गया। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर लेते, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक इंस्टेंट पे लेते कि रिएक्शन हो रहा है, अगर हमने डिनोट कर लिया कि 14th वाले सेकंड पर हमने लेना है, तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस हो गया। कि अगर हमने एक लिमिट बना दी कि इतने से इतने के बीच में हमारे लेना है। एवरेज में लिमिट नहीं, हमने बस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया अपॉन टाइम कर दिया, तो हमारा एवरेज हो गया। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे जाते हैं तो क्या होगा? वो इंस्टेंटेनियस हो गया। तो इस तरह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री में हमने देख लिया, तो 2 हो गए।
अब वो दो हो गए, तो एक हो गया हमारा एवरेज, जहाँ टाइम लिमिट नहीं था, कोई टाइम बाउंड नहीं था, और एक हमारा इंस्टेंटेनियस हो गया, जहाँ एक हम पर्टिकुलर टाइम पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाले। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन सबको समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम रिएक्टेंट का लेंगे तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन टाइम टेकन हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट का लेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा इन गिवन टाइम। अब जहाँ पे हमारा टाइम लिमिट नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, हमने सीधे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कर दिया, तो वो टाइम इंटरवल डिफरेंस से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो एवरेज होगा। अब उस एवरेज में क्या है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना हुआ होगा हमसे उससे मतलब नहीं है, हमने बस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कर दिया, वो एवरेज हो गया। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे एक लिमिट बन गया 0 to t, तो वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया। अब यहाँ पे हम एक रिएक्शन से पहले कैसे रेट लिखा जाएगा वो हम जानते हैं। रेट लिखने का तरीका पहले जानेंगे कि कैसे हम किसी रिएक्शन का रेट लिखेंगे। ओके, आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। रेट, एवरेज रेट समझ में आ गया, तो इंस्टेंटेनियस भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ये रिएक्शन है, यहाँ पे एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी, कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी, कैपिटल डी। स्मॉल ए डिनोट्स quantity or the stoichiometry of the reaction, and A and B are the products, reactant, C and D are the product. Okay, अब एवरेज लेना है हमें, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, अब जो कोफिशिएंट है उसको 1/this मच कर देंगे। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ दिख रहा है, माइनस क्या बता रहा है कि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, कम हो रहा है ए का। इसी तरह से -1/b डेल्टा b/t लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, बी का कम हो रहा है वो दिखाया है, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर लिखा हुआ है। इसी तरह से सी का कंसंट्रेशन हो गया, इसी तरह से डी का रेट हो गया। तो हम किसी भी रिएक्शन का रेट इस तरह से लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना हो गया, -ΔA/ΔT हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी हो गया। यहाँ प्लस पॉइंट क्या बताता है, ये प्लस पॉइंट बताता है कि ये प्रोडक्ट है, ये बन रहा है, और ये रिएक्टेंट है, ये घट रहा है टाइम के साथ, इसका कंसंट्रेशन घट रहा है। लेकिन अब अगर जो ये रिएक्शन दिया हुआ है, जितना ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर हम टाइम लिमिट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। अगर इसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर हम इसी रिएक्शन का रेट लिखना हो, तो हम बस एक टाइम लिमिट लगा देंगे। टाइम लिमिट लगाते ही वहाँ पे जो डेल्टा बना हुआ है वो डी में, यानी जो इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है इंस्टेंटेनियस में, इस तरह से हो जाएगा, डिफरेंशियल की तरह से। तो यहाँ पे हम रेट इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो यहाँ पे -ΔR/ΔT दिया हुआ है, ΔP/ΔT, तो हम इसको चेंज कर देंगे dR/dt, dP/dt। मगर यहाँ माइनस लगा हुआ है यहाँ पे इस वाले में, तो ये माइनस क्या बता रहा है कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, टाइम के साथ जो है रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो है कि कैसे कैसे हम मेथड और यूज कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए। पीएच मेजरमेंट करके कर सकते हैं, चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी को देख करके कर सकते हैं, चेंज इन प्रेशर से भी देख सकते हैं। जैसे हमने कंसंट्रेशन से रेट रिएक्शन निकाला है, वैसे दूसरे भी मेथड है।
एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जो हमने एवरेज रेट निकाला है वो एवरेज में टाइम लिमिट नहीं होता है, और उसके लिखने का तरीका ये है। यहाँ पे हम किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट को 1/, में लिख देंगे और बाकी जो है कंसंट्रेशन ऊपर, टाइम नीचे लिख देंगे। अब माइनस ये बताता है कि ये कितना डिसअपियर हो रहा है, माइनस बता रहा है, और प्लस साइन बता रहा है यहाँ पे कि कितना ये बन रहा है, अपीयर हो रहा है। इसी एवरेज रिएक्शन में अगर टाइम लिमिट लगा देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। अब हम कंसंट्रेशन के साथ साथ और भी मेथड से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। एक मेथड हमारा पीएच मेजरमेंट है, अगर पीएच मेजरमेंट करके भी हम चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका है कि चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करके जो है हम चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी देख करके भी हम पता कर सकते हैं। तीसरा हमारा है कि चेंज इन प्रेशर, प्रेशर को भी चेंज करके, चेंज इन प्रेशर से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर रख देंगे। कंडक्टेंस से भी अगर आयनिक रिएक्शन है तो कंडक्टेंस से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रिएक्शन है। तो एक कंसंट्रेशन चेंज के अलावा हम पीएच मेजरमेंट, चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन कंडक्टेंस से भी रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। ओके, तो हमने अब ये जान लिया मेथड, इतनी तरह से हम ये पता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, व्हाट डू यू मीन बाय रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि जो स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन through which we can determine the rate of reaction, that is called rate determining step। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ऐसा वांट आपने दिया था। इतनी बातें अब समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बच्चों बढ़ते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इस बात को जानना। अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो कुल 5 फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला तो जो कंसंट्रेशन है, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कहने का मतलब है कि किस नेचर के रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्ट करने वाले जो रिएक्टेंट हैं उनका नेचर क्या है। दो लोग हैं, आपस में एक दूसरे की विचारधारा मिल नहीं रही है, आइडियाज़ मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनके बीच इंटरेक्शन कितना होगा या इंटरेक्शन डेवलप होने में कितना समय लगेगा। वैसे ही जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो रिएक्टेंट के बीच इंटरेक्शन कैसा है। अगर जरा भी आयनिक नेचर के हैं, पोलैरिटी डिफरेंट डेवलप कर गई है तो तुरंत इंटरेक्शन हो जाएगा, तो इतना फास्ट भी हो जाएगा। और अगर एक पोलर नेचर का है, एक नॉन पोलर नेचर का रिएक्टेंट है, तो स्लोली उसके अंदर भी थोड़ा इंटरेक्शन डेवलप कर जाएगा। लेकिन दोनों एकदम नॉन पोलर नेचर के हैं तो वहाँ पे इंटरेक्शन डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि नेचर कैसा रिएक्टेंट का है। और कंसंट्रेशन, तो हम अगर कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे रेट बढ़ता जाएगा। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना चेंज करते जाएंगे उतना जो है कि
क्या होगा, रेट बढ़ता जाएगा, रेट भी चेंज होता जाएगा। दूसरा जो हमारा है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर से क्या हो रहा है। हम दो तरह के रिएक्शन जानते हैं, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सो मीन्स आउट ऑफ, रिएक्शन में मतलब हीट वहाँ पे क्या होती है, इवॉल्व होती है जब रिएक्शन होता है। सपोज कि जिस रिएक्शन में खुद ही हीट इतनी इवॉल्व हो रही है और भी हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पे टेम्परेचर हमें देना है और टेम्परेचर दे दें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा वहाँ पे। और एक तरफ जहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट का टेम्परेचर और भी हम बढ़ा दें तो रिएक्टेंट आपस में उतनी तेज़ी से रिएक्शन नहीं करेंगे, गैसियस फेज में होता ही है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इन दो तरह के रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का। तीसरा है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। अब हम लोग केमिकल जब केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो देखते हैं कि अगर जो भी रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है और अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो क्या करता है वो तो बहुत फास्ट रिएक्शन कर लेता है। तो सरफेस एरिया बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, फटाफट रिएक्शन होंगे, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होंगे। और अगर सरफेस एरिया कम है तो क्या होगा, तब तो रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। रेडिएशन और कैटलिस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कैटलिस्ट और रेडिएशन के भी प्रेजेंस में होते हैं, तो उनका रेट उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मान लो कि हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हैं तो जल्दी रिएक्शन होगा ही नहीं, लेकिन अगर वही रेडिएशन में कराते हैं तो फट से रिएक्शन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं कि अगर हम जो है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं तो फटाफट हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। प्रेशर का भी इफेक्ट रेट के ऊपर पड़ता है, लेकिन पर्टिकुलरली हम गैसियस अगर रिएक्शन लेते हैं तो उसकी बात अगर करते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्टेंट पास आएंगे, प्रोडक्ट उतना जल्दी बनेगा, तो वहाँ रिएक्शन जल्दी अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 5 फैक्टर हैं। पहला हमारा है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा है टेम्परेचर है, तीसरा हमारा जो है कि सरफेस एरिया है, और चौथा हमारा जो है कि रेडिएशन ऑफ द कैटलिस्ट है एंड रेडिएशन एंड कैटलिस्ट है। फिर उसके बाद हमारा प्रेशर ऑफ द गैस है। तो इतनी चीज़ें आज हम लोगों ने जान ली। अब एक बार फिर से पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, क्यों पढ़ना है हमें केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बताया कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन जानना है, मैकेनिज्म जानना है कि किस तरह से वो रिएक्शन, अगर हमें किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना है तो उसका काइनेटिक्स जानना है। कैसे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसको जानना है तो हमें केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि भाई जितने भी ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स की बात करें, रिएक्शंस और भी जनरल लाइफ में होते हैं उनकी बात करें, तो क्या होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, चेंज होता है समय के साथ। तो हमें काइनेटिक्स जानना पड़ता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस जो होते हैं कि सारे रिएक्शंस रेट के ऊपर डिपेंड होते हैं, कितना कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। अब इस बेस पे हम देखते हैं तो 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। तो फास्ट और स्लो रिएक्शन का तो हम रेट निकाल ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है मॉडरेट रिएक्शन, तो उसका हम रेट निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन इन गिवन टाइम।
अब रिएक्टेंट का रेट तो कम होगा टाइम के साथ, यानी कंसंट्रेशन घटता जाएगा टाइम के साथ तो रेट भी कम हो जाएगा, और वहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो उसका रेट भी बढ़ जाएगा। अब इसमें एवरेज रेट रिएक्शन होता है और इंस्टेंटेनियस। तो जहाँ टाइम लिमिट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस नहीं है, या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम नहीं निकाल रहे हैं, तो वो एवरेज है। इन फाइनल माइनर इनिशियल अपन टाइम कर दिया तो हो गया भाई। और इंस्टेंटेनियस की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे जहाँ एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालेंगे तो वहाँ पे हम डेल्टा की जगह डी का यूज़ कर लेंगे। वैसे और भी तरीके हैं, पीएच मेजरमेंट है, चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी है, चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन कंडक्टेंस है, इसके मेथड से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और जिस स्टेप ऑफ रिएक्शन से, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन से जो हमें रेट पता लगता है, उसको हम, उस स्लोवेस्ट स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है हमने डिस्कस कर लिया, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर है, एंड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट है, रेडिएशंस एंड कैटलिस्ट है, प्रेशर ऑफ गैस। तो इन सब चीज़ के ऊपर ये फैक्टर डिपेंड करता है। तो अब नेक्स्ट डे हम पहले इसको रिवाइज करेंगे, आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, इसके ऊपर बेस जो क्वेश्चन होंगे कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग जो है रेट ला कल पढ़ेंगे, रेट ला का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो इसको आप रिवाइज कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर